नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होमनेस्टी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग UPTPLSC ASO की तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें आपका जो कॉमर्स वाला सब्जेक्ट है उसको लेके चल रहे हैं और साथ ही आपका जो स्टैटिक्स का कंपलसरी वाला पार्ट्स है उसको हम लोग साथ में लेके चल रहे हैं। तो आपको दोनों विषय की वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहां जाके देख सकते हैं या ऊपर इस आई बटन पे क्लिक करके भी आप वीडियो पे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका कॉमर्स से कंटिन्यूअस हम लोग टॉपिक लेके चल रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, और उसमें आपका देखेंगे, अगर आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें एक तीसरा पॉइंट आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एंड मैनेजमेंट टॉपिक दिया गया है और उसी में हम लोग यहाँ पे आज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चीज़ों को समझेंगे। उसमें आपका जो ए वाला पार्ट्स है दिया गया है डिफरेंस आपके फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर डिस्टिंक्ट फीचर्स, उसको हमको समझना है। तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों सबसे पहले आज यहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ही बारे में चर्चा करेंगे और इसको हम लोग बहुत बारीकियों से समझेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ से आपका किन टॉपिक से क्या चीज़ पूछ लेगा, आपका बहुत ही वास्ट ये सिलेबस है या कह सकते हैं वास्ट टॉपिक है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसीलिए हम इसको बहुत बारीकियों से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग अगर सबसे पहले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ही बात करें तो दोस्तों ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपके दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला आपका बिजनेस और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोग अगर कहें तो आपका दोनों शब्द क्या है, अपने में एक पूर्ण अलग अर्थ लेके चलता है, या कह सकते हैं दोनों आपका जो ये वर्ड्स है दोनों अलग अलग अर्थ लेके चलते हैं और साथ में जब हम लोग इसको लेके आते हैं तो ये एक अलग परिभाषा गठित करती है। तो यहाँ पे हम लोग आज बिजनेस के बारे में समझेंगे और इसके अंतर्गत किन किन एलिमेंट को हम लोग शामिल करते हैं और इसके क्या क्या पहलू हैं उसको हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग बिजनेस के बारे में चर्चा करें तो आपका बिजनेस क्या है, सिंपल सा अगर आप लोग देखिए तो बिजनेस एक इकोनॉमिकली एक्टिविटीज़ है या कह सकते हैं एक आर्थिक गतिविधि है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। तो ये आपका सिंपली एक बिजनेस का हम लोग डिफिनेशन देते हैं। सिंपली आप कहें, अगर किसी को भी अगर आप नॉर्मली पूछेंगे कि बिजनेस का क्या मतलब है तो उसका मतलब यही निकलता है कि हम लोग जब लाभ कमाने के लिए कोई काम करते हैं तो उसे हम लोग बिजनेस बोल देते हैं। बट अगर इसका हम लोग थोड़ा परिभाषिक रूप से समझें चीज़ों को, या कह सकते हैं आपका परिभाषा में इसको समझें, तो बिजनेस रिफर टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ related to buying and selling and which are taken from the purpose of obtaining money। तो दोस्तों, ये आपका अर्थ वही लेके आएगा जो अभी हमने शुरू में बताया कि व्यवसाय से आशय उन आर्थिक क्रियाकलापों से है जो क्रय विक्रय से संबंधित होता है और जो धन प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है। तो दोस्तों, सिंपल ही हमने जो अभी बताया कि बिजनेस क्या है, आपका एक ऐसी एक्टिविटीज़ है जो आपके व्यवसाय क्या करता है, आपकी ऐसी एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जो चीज़ों का क्या करता है, क्रय विक्रय करके वो चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, वस्तु भी हो सकती हैं, सेवाएं भी हो सकती हैं, उससे आपका धन प्राप्त करने का उद्देश्य उसके पीछे छुपा होता है। तो इस सारे एक्टिविटीज़ को जब एक साथ हम लोग समझते हैं तो उसी को हम लोग बिजनेस कहते हैं। तो ये तो दोस्तों सिंपली हम लोग बिजनेस के बारे में समझते हैं। अगर हम लोग दूसरा शब्द जो आपका दिया था संगठन, तो संगठन आपका सिंपली क्या है, एक हार्मोनियस एडजस्टमेंट है या कह सकते हैं एक ऐसा संघ है या कह सकते हैं व्यक्तियों के एक ऐसा समूह है जो एक उद्देश्य से क्या करते हैं, एक उद्देश्य से एक साथ मिलते हैं और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्रियाकलाप या गतिविधियां करते हैं। सिंपली आप लोग एग्जाम्पल में समझिए कि अगर आपको कोई वर्क करना है या कोई उद्देश्य है आपको किसी काम को करने का, तो अगर आप लोग चार लोग मिलके आप उस उद्देश्य को करने के लिए जो भी एक साथ क्रियान्वयन या आपका गतिविधियां करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संगठन बोलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे इसका परिभाषा में अगर हम लोग समझें तो समान उद्देश्य व उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठन विशिष्ट अंगों का सुसंगत समायोजन करना है। यानी कि यहाँ पे हम लोग कोई उद्देश्य के लिए, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जब हम लोग लोगों को एक साथ लेके चलते हैं और गतिविधियां उन लोगों के द्वारा किया जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संगठन की परिभाषा देते हैं। तो ये तो दोस्तों बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, इन दोनों को आप लोग समझ गए होंगे सिंपली वे में।
अगर आप दोस्तों हम लोग यहाँ पे बिजनेस के थोड़ा सा कुछ देख लें कि किन किन एलिमेंटों से ये बिजनेस बनता है, या कह सकते हैं बिजनेस कब फुलफिल कहलाती है, उसकी डिफिनेशन कब फुलफिल कहलाती है, तो इसके अंतर्गत 5 तत्व जो होते हैं, या आप कह सकते हैं आपकी उंगली जो 5 उंगली होती है, उसी तरह बिजनेस के मुख्य 5 आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये जरूर होनी चाहिए आपके किसी भी बिजनेस में, या आप कह सकते हैं कि हर बिजनेस में ये 5 कैरेक्टरिस्टिक होती ही होती है, तभी वो क्या कहलाएगा, बिजनेस कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला जो आपका बिजनेस का एलिमेंट होता है, आपका देख सकते हैं तत्व, वो आपका इकोनॉमिकली तत्व यहाँ पे जुड़ा हुआ है, या कह सकते हैं आर्थिक आपका शब्द यहाँ पे जुड़ा हुआ है। आर्थिक का तात्पर्य यहाँ पे दोस्तों यही है कि आप लोग, अभी हमने जो परिभाषा में देखा कि बिजनेस आपके आर्थिक गतिविधियों से रिलेटेड होता है। आर्थिक गतिविधियों से मतलब दोस्तों कि अगर कोई काम आप लोग सेवा के लिए कर रहे हैं या किसी आपके धर्म पुण्य के लिए कर रहे हैं, तो वो आपका बिजनेस नहीं होगा। अगर आप मंदिर चला रहे हैं या मंदिर में आप क्या करते हैं, क्या कहते हैं, पुजारी हैं, तो वो आपका क्या होगा, बिजनेस नहीं होगा। भले वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ों को दे रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, उसे आप लोग बिजनेस की श्रेणी में नहीं करेंगे। अगर आप कोई ऐसा संघ खोले हैं या संगठन खोले हैं जहाँ पे आप पशु पक्षी की सेवा कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप उसको बिजनेस नहीं कहेंगे, भले आपको डोनेशन मिल रहा है या कुछ भी कहे, तो उसको हम लोग बिजनेस की श्रेणी में नहीं रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे मेन एलिमेंट यही होता है कि बिजनेस तभी कहलाता है जब उसमें आर्थिक गतिविधियाँ जुड़ी होती हैं। अगर जिस बिजनेस में आर्थिक गतिविधियाँ नहीं जुड़ी होगी, उसे हम लोग बिजनेस नहीं कहेंगे। वो चीज़ें आपकी आर्थिक चीज़ों से क्या होनी चाहिए, जुड़ी हुई होनी चाहिए। अगर आप लोग हॉस्पिटल के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे इकोनॉमिकली आपकी क्या होती है, गतिविधियाँ होती हैं, बट अगर आप आश्रम की बात करेंगे तो वहाँ पे इकोनॉमिकली एक्टिविटीज़ नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर अपना क्या करता है, पैसा बेचता है, या कह सकते हैं अपना कार्य क्या करता है, सेवा देता है, सेवा बेच रहा होता है, और उसके बदले में क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है। बट आपका जो आश्रम होते हैं वहाँ पे आपका क्या होता है, कोई अर्निंग या कहते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होता है, वो केवल सेवाओं के लिए क्या होता है। जैसे आप वृद्धाश्रम समझते हैं या अनाथ आश्रम समझते हैं, वहाँ पे क्या होती है, केवल लोगों को क्या किया जाता है, सेवा की जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ सेवा बेची जा रही है या सेवा दी जा रही है, बट यहाँ पे सेवा की जाती है, इसका अंतर आप लोग समझिएगा। दोस्तों बिजनेस जो है आपका बहुत ही बारीक चीज़ों से बना हुआ है, या कह सकते हैं एक महीन धागों की लकीर होती है चीज़ों के इधर और इधर होने में, तो इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। अगर हम लोग दूसरा तत्व के बारे में समझ लें तो यहाँ पे रिपीटेडली यहाँ पे शब्द जुड़ा हुआ है, इस दोस्तों छोटा सा थोड़ा सा दिखा है, तो यहाँ रिपीटेडली की मतलब यहाँ पे दोस्तों लगातार या बार बार की गतिविधियों से है। दोस्तों अगर आप लोग चीज़ें समझिए कि अगर आप लोग एक बार कोई मोबाइल खरीदे हैं और उसको आप बेच देते हैं OLX पे या किसी भी ऑनलाइन मार्केट में, या नॉर्मली किसी फ्रेंड को बेच देते हैं, तो उसको आप बिजनेस नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो आप क्या किए, एक बार किए हैं। मान लीजिए आप अपने बार बार जो फ़ोन खरीदते हैं वो कुछ सालों में बेच देते हैं, तो भी इसको बिजनेस नहीं कहेंगे। बिजनेस तभी कहलाता है जब क्या होता है, वो गतिविधियाँ लगातार और बार बार समय अंतराल पे होती रहती हैं। अगर आप एक साल में अपना मोबाइल बेच रहे हैं तो इसे हम लोग बिजनेस की श्रेणी में नहीं रखेंगे, क्योंकि ये यदा कदा आप ये चीज़ गतिविधियां करते हैं। या आप लोग कोई अपना पुराना सामान बेचते हैं तो यदा कदा आप लोग कोई सामान बेच देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप डेली अपने चीज़ों को क्या करते हैं, खरीदते हैं फिर उसको बेचते हैं, तो ये आपका बिजनेस नहीं होगा। तो बिजनेस के लिए यही एक एलिमेंट, ये बहुत ज़रूरी एलिमेंट होता है कि वहाँ पर क्या होनी चाहिए, आपकी रिपीटेटिव चीज़ें होनी चाहिए, या कह सकते हैं बार बार वो गतिविधियाँ होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लें दोस्तों, यहाँ पे करेज शब्द लिखा है। करेज का मतलब यहाँ पे दोस्तों साहस से है, या कह सकते हैं कि बिजनेस वही करता है जो साहसी होता है, या कह सकते हैं जिसके अंदर जोखिम सहन करने की क्षमता होती है, वही बिजनेस करता है। अगर आप कहें कि हम लोग, आपने अभी देखा होगा कि यहाँ पे आपके इंडिया में क्या था, स्टार्टअप के लिए बहुत से क्या हुआ था, क्या कह सकते हैं, बूस्ट लाया गया था कि स्टार्टअप, नए नए स्टार्टअप आए। पर दोस्तों सभी के बस में स्टार्टअप क्या स्टार्ट करना नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि सबके अंदर क्या होता है, साहस नहीं होता है। सबको क्या करना होता है, किसी के अंदर नौकरी करना आप सरल समझते हैं, बल्कि आप साहस जुटाने में आप लोग
कोशिश नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अगर बिजनेस करना है तो आपके अंदर साहस होना चाहिए, करेज होना चाहिए, आपको जोखिम सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप बिजनेस आज स्टार्ट किए तो कल से आपको लाभ होने लगेगा। हो सकता है कि आपको लंबे समय तक क्या हो, हानि होती रहती है, जोखिम सहन करना पड़ता रहता है। तो इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि बिजनेस में एक तत्व आपका हमेशा रहता है, वो है करेज। अगर आप एक पक्ष या कह सकते हैं जहाँ पे आपका साहस नहीं होगा, जहाँ पे आपकी जोखिम नहीं होगी, वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। अगर आप वन या कह सकते हैं वन विन करने की बात करेंगे तो उसे हम लोग बिजनेस की श्रेणी में नहीं रखते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आपको जोखिम बिजनेस में नहीं होगा तो वहाँ पे वो बिजनेस ही नहीं होगा। और हर बिजनेस में आपको जोखिम निहित होती है, ये आपका एक बिजनेस का ही एक परम सत्य होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग एलिमेंट की बात कर लें बिजनेस की, तो यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव होता है। दोस्तों यहाँ पे आपका जो मेन उद्देश्य होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है। आप अगर देखिए कि जो भी आपके अंबानी है या ये है, कोई भी प्रोजेक्ट लाते हैं तो उनका लास्ट आपका जो उद्देश्य होता है क्या होता है, प्रॉफिट कमाना होता है। शुरू में आपका जो जियो आया, वहां पे जियो क्या था, आपको फ्री दिया जा रहा था, तो आप लोग क्या सोच रहे थे कि ये एक क्या है, सेवा है या अंबानी के द्वारा एक सेवा दी जा रही, पर वास्तव में वो क्या था, अब आप लोग को समझ में आया होगा कि वो क्या था, आपको उस बिजनेस या कह सकते हैं उस प्रोडक्ट का आदी बना देना था और उस प्रोडक्ट पे हावी करके आपसे क्या करना था, बाद में पैसा अर्न करना था। तो यहाँ पे दोस्तों प्रॉफिट जरूरी नहीं है कि तुरंत आप लोग अर्न करने के उद्देश्य से हो, वो प्रॉफिट बाद में भी बिजनेस में आपको अर्न करने का उद्देश्य हो सकता है। पर आपका उद्देश्य पहले भी प्रॉफिट कमाना था और आज भी प्रॉफिट कमाना है। वो अलग बात है कि प्रॉफिट आपको पहले शुरुआत के टर्म में नहीं मिलके क्या होती है, आपके कुछ टर्म के बाद मिलती है। तो इसलिए दोस्तों प्रॉफिट मोटिव बिजनेस का एक मेन एलिमेंट होता है। जहां पे प्रॉफिट नहीं होगा, जहां पे आप सेवा होगा, जैसे हमने शुरू में बताया कि अगर आप आश्रम में किसी की सेवा के लिए आप कुछ कर रहे हैं तो वहां प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है। आप कभी कभी देखे होंगे कि कुछ ऐसे आपके एनजीओ होते हैं जो क्या होते हैं, गैर लाभकारी संस्थाएं होती हैं। वो केवल क्या करती हैं, सेवा उद्देश्य से जानवरों का, पशुओं का, जो आपके असहाय लोग होते हैं उनका सेवा करने के लिए लगाया या क्या कहते हैं स्थापित किया जाता है। तो वहाँ आपका प्रॉफिट उद्देश्य नहीं होता है, वहाँ पे क्या होता है, केवल सेवा भाव होता है। बट दोस्तों यहाँ पे जो बिजनेस होता है उसमें केवल और केवल मोटिव क्या होती है, प्रॉफिट कमाना होता है। ये अलग बात है कि आप सामने सेवा को पहले सेटिस्फाई करते हैं, फिर आप क्या करते हैं, प्रॉफिट को कंसीडर करते हैं। आज का ये जो मॉडर्न कल्चर है वो यही कल्चर पे है कि पहले आप कस्टमर को क्या करिए, सेवा दीजिए और उसको सेटिस्फाई करिए और फिर प्रॉफिट के पीछे भागिए, तो आप सक्सेस की श्रेणी में आएंगे या कह सकते हैं आपका बिजनेस सक्सेस की श्रेणी में आएगा। जैसे कि आप लोगों ने अभी एग्जांपल जो देखा जियो वाला, तो उसमें आपका क्या था, आपका शुरू में प्रॉफिट कमाने का उद्देश्य नहीं था वो, बल्कि बाद में क्या था, प्रॉफिट को, उस चीज को अर्न करके पहले से इनकरेज करना था। तो दोस्तों बिजनेस का ये एक मेन एलिमेंट आपका प्रॉफिट मोटिव भी है। नेक्स्ट अगर हम लोग देख लें, यहाँ पे एक सेटिस्फैक्शन चीज जुड़ा हुआ है दोस्तों। तो बिजनेस में एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये जो सेटिस्फैक्शन चीजें हैं ये आपका कह सकते हैं एक नया टर्म या कह सकते हैं मॉडर्न टर्म है। पहले इस टर्म को आपको बिजनेस में नहीं जोड़ा जाता है, पर ये मॉडर्न टर्म में सेटिस्फैक्शन को भी इंक्लूड करने लगा, ये आपका बिजनेस के अंतर्गत इंक्लूड करने लगा गया है। तो दोस्तों ये सेटिस्फैक्शन क्या है इसको भी समझ लीजिए। दोस्तों वास्तव में क्या होता है कि अगर आप लोग बिजनेस करते हैं या कह सकते हैं आप बिजनेस के बारे में कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट को क्या करते हैं, कस्टमर को बेचते हैं। और उस कस्टमर को अगर उस प्रोडक्ट से सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है तो भी वो बिजनेस की श्रेणी में नहीं कहलाता है। उसको अगर आप किसी कस्टमर को केवल अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं और फिर छुट्टी ले लेना चाहते हैं तो वो आपका बिजनेस ना कह के क्या कहलाता है, फ्रॉड कहलाएगा या कह सकते हैं वो बिजनेस नहीं होगा। क्योंकि वो आप एक बार चीज़ों को बेच देंगे पर दोबारा वो कस्टमर आपको क्या करेगा, आपकी चीज़ों को नहीं लेगा, क्योंकि आपने उसके साथ क्या किया, फ्रॉड किया। तो इसीलिए वहाँ पे क्या हो गया, बिजनेस का आपका पहला ही जो आपका देखिए एक एलिमेंट रिपीटेटिव था वो चीज़ क्या होगा, बंद हो जाए, क्योंकि कस्टमर आपसे दोबारा आपका प्रोडक्ट नहीं परचेज करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक एलिमेंट सेटिस्फैक्शन जो है इसको भी अब शामिल करने लगा किया जाता है। तो सेटिस्फैक्शन का मतलब यही होता है कि आपका कस्टमर जो हो आपके प्रोडक्ट से क्या हो, सेटिस्फाई हो और फिर आपको खुशी खुशी क्या करे, वो आपको प्रॉफिट दे के जाए। तो आपका बिजनेस का ये एक एलिमेंट
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग पांचों उंगली में ये पांचों चीज़ों को याद रखिएगा, और ये चीज़ आपको अलग से अगर एग्जाम पर्पस ना करें, नॉलेज पर्पस से ये चीज़ों को दिमाग में बनाए रखिएगा। तो दोस्तों ये तो आपका बिजनेस के एलिमेंट की बात हो गई। अगर अब हम थोड़ा सा एक चीज़ और समझ लें तो दोस्तों बिजनेस के कुछ आपके दो टर्म्स या कह सकते हैं दो एलिमेंट मुख्य रूप से होते हैं। इसमें आपका एक टर्म्स आपका इंडस्ट्री होती है और एक टर्म आपका बिजनेस होता है, या कह सकते हैं कि बिजनेस तभी चलता है जब आपका क्या होता है, इंडस्ट्री और कॉमर्स क्या होती है, एक साथ आपके मशीन में लगे होते हैं। ये समझ लीजिए जैसे कि आपका कोई बिजनेस या कह सकते हैं मशीन है, तो उसमें एक पुर्जा आपका क्या है, बिजनेस है, तो उस पुर्जे को चलाने के लिए आपके पास दो और पुर्जे होने चाहिए, वो आपका एक इंडस्ट्री और कॉमर्स होता है। तो दोस्तों इसको भी अगर हम लोग समझ लेते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग इंडस्ट्री के बारे में समझ ले दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग इंडस्ट्री को क्या कहते हैं इसको समझ लीजिए। तो दोस्तों इंडस्ट्री का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आपका क्या होता है, वस्तुओं का उत्पादन होता है, या कह सकते हैं वस्तुओं के रूपों का होता है, उसको हम लोग इंडस्ट्री बोल देते हैं। सिंपली वे में अगर आप समझें, अगर इसकी परिभाषा देखें तो इंडस्ट्री रिफर ओनली टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वेयर रॉ थिंग्स आर मैन्युफैक्चर और ट्रांसफॉर्म चेंज। तो मतलब यही फिर दोस्तों कि उद्योगों का तात्पर्य क्या होता है, वस्तुओं के उत्पादन से लिया जाता है, जहां पे क्या होता है, वस्तुओं का निर्माण होता है या उसका रूप परिवर्तन होता है। तो दोस्तों अगर आप नॉर्मली समझिए कि अगर आप लोग कोई प्रोडक्ट होता है, तो प्रोडक्ट आपका बनने से पहले क्या होता है, उसका कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस होता है, या कह सकते हैं आपका कुछ ना कुछ उसमें क्या होती है, एक्टिविटीज़ होती है, मैन्युफैक्चर्स होती है, तब जाके वो प्रोडक्ट क्या होता है, फिनिश गुड में कन्वर्ट होता है। तो दोस्तों ये जो आपका रॉ प्रोडक्ट होता है, या कह सकते हैं रॉ मटेरियल होता है, उस रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो ये एक्टिविटीज़ जहां होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री बोलते हैं। दोस्तों एक इसकी परिभाषा या कह सकते हैं एक विचारधारा ये भी है कि आपका इंडस्ट्री क्या है, आपके नेचुरल चीज़ों को या प्रकृति के द्वारा दिए गए चीज़ों का केवल रूप परिवर्तन को ही हम क्या बोलते हैं, जहाँ रूप परिवर्तन किया जाता है उसी को हम लोग इंडस्ट्री बोलते हैं। अगर आप लोग नॉर्मली समझिए कि जैसे कि आपका क्या होता है, आपका सोना है, उस सोने को क्या किया जाता है, आपके ज़मीन से क्या कहते हैं, खनन करके निकाला जाता है। कोई भी आप समझ सकते हैं धातु, उसको क्या कहते हैं, ज़मीन से निकालते हैं, फिर उसका क्या किया जाता है, आपका मैन्युफैक्चरिंग करके उसको ज्वेलरी में कन्वर्ट किया जाता है। तो जहाँ पे ये सारी गतिविधियाँ की जा रही उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आपका इंडस्ट्री बोलते हैं। दोस्तों अगर आप लोग एक इंडस्ट्री आपका जो सामने आपके है, जिस इंडस्ट्री में आप लोग खुद फंसे हुए हैं, जैसे कि आपकी क्या है, आपकी कोचिंग इंडस्ट्री कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं आपका जो एजुकेशन इंडस्ट्री आज हो गई है, वो क्या है, बच्चों क्या होती हैं, बच्चों आप क्या होते हैं, इन कोचिंगों के लिए रॉ मटेरियल होते हैं, जिन्हें क्या किया जाता है, मैन्युफैक्चर करके एक क्या कर दिया जाता है, आपको इस्टेब्लिश कर दिया जाता है, लोगों को समाज में चीज़ों को ज्ञान देने के लिए, या कह सकते हैं किसी चीज़ के कंपटीशन को फॉलो करने के लिए, या कंपटीशन को क्रैक करने के लिए। तो ये आपका क्या है, यहाँ पे क्या होती है कि एक इंडस्ट्री एक फर्म नहीं होती है दोस्तों, उस फर्म का ग्रुप्स होती है, या कह सकते हैं जब एक फर्म कोई काम करती है तो उसे हम लोग इंडस्ट्री नहीं बोलते हैं। जब एक जैसा वर्क करने वाले बहुत से फर्म हो जाते हैं तो उस सारे फर्म्स को हम लोग एक ग्रुप में रख देते हैं, उसी को हम लोग इंडस्ट्री की संज्ञा देते हैं। दोस्तों जैसे कि आपका अभी देखिए जो अभी नॉर्मली चल रहा है, क्या कहते हैं, आपकी न्यूज़ में फिल्म इंडस्ट्री के बारे में आप लोग सुन रहे होंगे, तो ये क्या है, आपकी एक अलग इंडस्ट्री है, जहाँ पे क्या होता है, एक जैसे वर्क हो रहे हैं, तो इसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, पिक्चरों को क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, और उसको फिनिश में गुड में कन्वर्ट करके या फिल्म में कन्वर्ट करके आपको सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग सिंपली चीज़ों को शायद समझ गए होंगे कि इंडस्ट्री का क्या तात्पर्य होता है। तो दोस्तों जहाँ पे वस्तुओं का या रॉ मटेरियल का रूप परिवर्तन करके आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, तो इस गतिविधियों को जहां किया जाता है उस सभी फर्म के ग्रुप को हम लोग इंडस्ट्री बोलते हैं। अगर एक फर्म कोई चीज़ कर रहा है तो उसको हम लोग फर्म बोलेंगे, ना कि इंडस्ट्री बोलेंगे। पर एक सारे फर्म जब आपके एक साथ, जब हम लोग इनको साथ में लेके चलेंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंडस्ट्री की संज्ञा देते हैं। तो दोस्तों इंडस्ट्री में बहुत से फर्म्स एक साथ कार्य करते हैं। जैसे आप लोग अगर
स्लीपर की इंडस्ट्री देख लीजिए या जूतों की इंडस्ट्री देख लीजिए, तो वहाँ पे आपके बहुत से फर्म्स या कंपनियाँ होती हैं। जैसे आप बाटा ले सकते हैं, लखानी ले सकते हैं। ये सब क्या है, अलग अलग कंपनियाँ हैं या फर्म है, सब क्या करती हैं, एक जैसे ही क्या करते हैं, प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। तो इसको एक अलग इंडस्ट्री हम लोग बोलेंगे। अगर जैसे आप लोग कह सकते हैं आपके सूती वस्त्र उद्योग है या कह सकते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो वहाँ आपके अलग अलग कंपनियां, जैसे आदित्य बिरला कंपनी है, आपके ली कूपर है, अलग अलग कंपनियां क्या है यहाँ पे स्टेब्लिश है। तो इन सारी कंपनियों के जब हम लोग ग्रुप को बात करेंगे तो वहाँ पे उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, इंडस्ट्री बोलेंगे। तो ये तो दोस्तों आप लोग इंडस्ट्री के बारे में समझ गए होंगे, आशा है। अब अगर हम लोग दोस्तों थोड़ा सा इंडस्ट्री के कुछ टाइप्स होते हैं या कह सकते हैं इंडस्ट्री को अलग अलग चीज़ों में वर्गीकृत किया गया है, तो यहाँ पे 5 इसको भी अलग तरीके से वर्गीकृत किया गया है। तो दोस्तों एक इंडस्ट्री आपकी जेनेटिक इंडस्ट्री होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंडस्ट्री बोलते हैं। इस इंडस्ट्री को हम लोग क्या बोलते या कह सकते हैं, इसको हम लोग कैसे समझते हैं, इसको अगर हम लोग देख लें तो दोस्तों जेनेटिक इंडस्ट्री वो होती है जहाँ पे दोस्तों आपके प्रकृति के जो संसाधन होते हैं उनको क्या किया जाता है, आपके प्रकृति के संसाधनों को परिवर्तन करके क्या किया जाता है, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि आपका पशुपालन उद्योग हो सकता है या आप कह सकते हैं कृषि उद्योग कह सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि आलू की खेती की जा रही है, उस आलू की खेती को जब हम लोग क्या करते हैं, आपके ह्यूज मात्रा में हम लोग आलू की खेती कर रहे हैं, तो यानी अलग अलग किसान जो आलू को क्या करते हैं, उत्पादित कर रहे हैं, तो आपका क्या हो गया, एक फार्मिंग इंडस्ट्री एक अलग चीज हो गई। फिर आपका जो आपके नेचुरल चीजों से हम लोग क्या करते हैं, चीजों को सामने लाते हैं। जैसे कि आपकी फॉरेस्ट या वन की जो इंडस्ट्री है, वहां से हम लोग क्या करते हैं, जड़ी बूटियों को लेते हैं, कोई मसाला बना रहा है, कोई आपकी दवाएं बना रहा है, तो ये क्या होगा, आपका एक वन उद्योग कहला जाता है। तो इसी तरह दोस्तों जब हम लोग किससे जुड़े होते हैं, आपके प्रकृति से जुड़े हुए चीजों को क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसे हम लोग जेनेटिक इंडस्ट्री के अंतर्गत शामिल करते हैं। दूसरा आपका एक होता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जिसे हम लोग हिंदी में निष्कर्षण उद्योग कहते हैं। तो दोस्तों ये आपका क्या होता है, जब हम लोग क्या करते हैं, भूमि के अंदर से क्या निकालते हैं, कुछ चीज निकाल के उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं या उसको हम लोग इंडस्ट्रियल मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपका एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंतर्गत शामिल करते हैं। जैसे कि आपका जमीन के अंदर आपके खनिज रवण रहते हैं, जैसे कि लोहा, तांबा, सोना वगैरह हो गया, तो जब हम लोग इसको निकाल के एक्सट्रैक्शन करके आपका क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, उसको साफ करके हम लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्रियों को शामिल कर या इंडस्ट्रियों को दे देते हैं, या जो मैन्युफैक्चर करते हैं। जैसे कि आपका लोहा है, तो आपको पता होगा कि लोहा क्या होता है, पहाड़ों में आपके जमे होते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, विस्फोट करके निकालते हैं, फिर उसको हम लोग साफ सफाई करके क्या करते हैं, मेन लोहे में या कैसे आयरन में कन्वर्ट करते हैं, उसको फिर हम लोग क्या कर देते हैं, आपके उद्योगों को, अलग उद्योग को हम लोग बेच देते हैं। तो ये जो आपका केवल निष्कर्षण वाले उद्योग होते हैं, उसको हम लोग इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। दूसरा आपका एक है मैन्युफैक्चरिंग उद्योग। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने जैसे देखा कि आपका जो ये आयरन आया है, तो ये तो आपका जो आयरन बनाने तक का था, उसको हम लोग एक्सट्रैक्टिव आपके इंडस्ट्री में शामिल करते हैं। बट इस आयरन को जब हम लोग क्या कर दिए, ट्रक बना दिए, या कह सकते हैं इस आयरन से प्लांट बना दिए, मशीन बना दिए, तो इस लोहे से जो हम लोग मशीनरी प्लांट बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे तो हम लोग केवल आयरन की बात कर रहे हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों जो भी हम लोग क्या करते हैं, आपके सामान्य जो कच्चे माल होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं, उन सभी को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत शामिल करते हैं। बट दोस्तों यहाँ पे जो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री था उसमें क्या था, हम लोग कच्चे माल का ही प्रोडक्शन करते हैं, और जो आपका जेनेटिक था उसमें हम लोग क्या करते थे, नेचुरल चीज़ें जो होती हैं या कह सकते हैं जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं उसका केवल जो हम लोग इंडस्ट्री करते हैं उसको हम लोग जेनेटिक के अंतर्गत रखते हैं। तो ये तो दोस्तों आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गई। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों हम लोग 4 तरीके से इसको कैटेगराइज करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग को भी 4 तरीकों में कैटेगराइज किया गया है। तो पहला आपका जो है वो आपका एनालिटिकल होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, एनालिटिकल का मतलब यहाँ पे दोस्तों हिंदी में से अगर हम लोग कहें तो इसको हम विश्लेषणात्मक बोलते हैं। इसका मतलब दोस्तों क्या होता है कि जब हम लोग कोई आपके जो रॉ मटेरियल होता है उसका विश्लेषण करते हैं, या कह सकते हैं उसका हम लोग संश्लेषण करके चीज़ों को, जब उसमें से चीज़ों को अलग अलग रूपों में निकालते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनालिटिकल आपकी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। इसमें दोस्तों होता है क्या, जैसे एग्जांपल समझिए कि जैसे कि आपका जो तेल होती है, पेट्रोलियम पदार्थ होती है, तो वो क्रूड ऑयल में से क्या होता है, आपके पेट्रोल भी निकलते हैं, डीजल भी निकलते हैं, और आपके जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं या कॉस्मेटिक्स
आइटम्स होती हैं उसको भी हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपके क्रूड ऑयल से ही क्या हुआ, 3 चीज़ें हम लोग जो निकाल रहे हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनालिटिकल इंडस्ट्री के अंतर्गत शामिल करते हैं। दूसरा आपका इसी मैन्युफैक्चरिंग में एक इंडस्ट्री होती है दोस्तों, सिंथेटिक इंडस्ट्री। इसे हम लोग हिंदी में संश्लेषित उद्योग बोलते हैं। दोस्तों जब हम लोग अलग अलग तत्वों को मिलाकर कोई एक तत्व बनाते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका संश्लेषित या कह सकते हैं सिंथेटिक इंडस्ट्री बोलते हैं। जैसे दोस्तों आप सीमेंट उद्योग की बात करें तो आपका सिंथेटिक इंडस्ट्री होता है, क्योंकि उसमें आपका सीमेंट सीधे हम लोग क्या करते हैं, ज़मीन से नहीं निकालते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आपके चूना हो गया, जिप्सम हो गया और आपके बहुत से चीज़ों क्या होते हैं, आपके जो कोयला वगैरह होता है उसको मिला के हम लोग क्या करते हैं, सीमेंट का मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंथेटिक इंडस्ट्री के अंतर्गत शामिल करते हैं। ये सिंथेटिक इंडस्ट्री भी आपको किसके अंतर्गत शामिल होता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। दोस्तों इसी के अंतर्गत एक होता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जो आपके क्या होते हैं, कोई रॉ मटेरियल जो आपके बने होते हैं उन रॉ मटेरियल से क्या किया जाता है, एक फिनिश गुड में कन्वर्ट किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपकी जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं उसका हम लोग क्या कहते हैं, मिला के कोई क्या कहते हैं आपकी रॉ मटेरियल तैयार करते हैं। बट यहाँ पे जो प्रोसेसिंग आपका प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में होता है उसमें आपके छोटे छोटे कह सकते हैं जो अलग अलग उद्योग होते हैं उसके द्वारा जो बनाया गया तत्व होता है या कह सकते हैं मटेरियल होता है, उसको मिला के जब हम लोग कोई चीज़ें फिनिश गुड बनाते हैं तो उसको हम लोग प्रोसेसिंग के अंतर्गत या प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि आपका दोस्तों जो आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या कह सकते हैं पेपर इंडस्ट्री है, उसमें क्या होता है कि आपका धागा कोई और बनाता है, फिर क्या करता है धागा से कपड़ा कोई और बनाता है और उस कपड़े से शर्ट कोई और बनाता है। तो यहाँ पर ये क्या प्रोसेस हो रहा है, बल्कि आपका यहाँ जो सिंथेटिक था उसमें क्या था, आपके अलग अलग तत्व थे, उन सभी को मिला के क्या किया गया, एक तत्व बनाया गया। तो इस तरह की दोस्तों आपके मैन्युफैक्चरिंग में 3 चीज़ें आप लोग अभी देख लिए, एक था आपका एनालिटिकल, फिर दूसरा सिंथेटिक और तीसरा आपका प्रोसेसिंग था। इसी के अंतर्गत एक और इंडस्ट्री शामिल किया जाता है दोस्तों, जिसे हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं। इंटीग्रेशन इंडस्ट्री का मतलब दोस्तों क्या होता है कि अलग अलग जो आपके कलपुर्जे होते हैं, टूल्स होते हैं, उनको एक साथ मिला के जब कोई प्रोडक्ट तैयार किया जाता है तो उसको हम लोग आपका इंटीग्रेशन इंडस्ट्री के अंतर्गत शामिल करते हैं। जैसे दोस्तों आपकी जो मशीन होती है, ट्रक होता है या कह सकते हैं आपकी जो कारें होती हैं, वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं। इंटीग्रेशन इंडस्ट्री के अंतर्गत हम लोग इसको शामिल करते हैं। दोस्तों होता क्या है इंटीग्रेशन इंडस्ट्री में, जैसे कि आपका टाटा की अगर हम लोग बात करें तो टाटा का जो आपको जो टायर होता है वो कोई और कंपनी बना के देती है, और आपकी जो मशीन होती है या कह सकते हैं इंजन होता है वो कोई और कंपनी बनाता है। और इसी तरह आपके उसके अंदर वायर्स होते हैं या कुछ कह सकते हैं आपके बहुत से जो पुर्जे होते हैं, अलग अलग नट बोल्ट्स, उनको अलग अलग कंपनियों द्वारा क्या होता है बनाया जाता है। और टाटा क्या करता है, उसको असेंबल करके फिनिश में क्या करता है, ट्रक में कन्वर्ट करता है। तो इसको हम लोग इंटीग्रेशन इंडस्ट्री के अंतर्गत शामिल करते हैं। दोस्तों तो मैन्युफैक्चरिंग में आपका 4 इंडस्ट्री शामिल किया जाता है, एनालिटिकल, सिंथेटिक और प्रोसेसिंग और इंटीग्रेशन। तो इसको दोस्तों याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा जल्दीबाजी में चीज़ें बताना पड़ रहा है, समय के कारण चीज़ें बहुत चीज़ें हैं, इसलिए आपको हम हर चीज़ों से रूबरू कराना चाह रहे हैं। फिर आपका एक इंडस्ट्री होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जिसे आप जानते हैं, रूबरू भी हैं। जैसे दोस्तों आपका जो पुल वगैरह होते हैं या कोई आपके देखते हैं हाईवे बनते हैं या कह सकते हैं रेलवे लाइन बनाई जाती है, तो इन सभी इंडस्ट्रियों को क्या करा जाता है, आपका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर शामिल करते हैं। जैसे कि आपका क्या हुआ, जो आपके रियल एस्टेट होती है या रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, इन सभी को हम लोग किसके अंतर्गत शामिल करते हैं, आपके कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंतर्गत शामिल करते हैं। जहाँ पे दोस्तों क्या होता है, आपका ऐसा चीज़ जो जहाँ पे रचनात्मक चीज़ों को क्या होता है बनाया जाता है। जैसे कि आपका जो पुल बनता है तो उसके लिए पहले क्या होता है, ब्लूप्रिंट बनता है कि ये पुल इस डिजाइन में बनेगा। फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग मटेरियल को लाते हैं और फिर उस चीज़ का हम लोग क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो इसी को हम लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंतर्गत शामिल करते हैं। फिर लास्ट में दोस्तों एक आपका है असेंबलिंग। इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, इसको भी समझ लीजिए दोस्तों। जो आपका असेंबलिंग इंडस्ट्री होती है वो आपका क्या होता है, जो आपकी जैसे कि जहाज़ें हो गई या हवाई जहाज़ हो गया, उसको क्या होता है कि अलग अलग कलपुर्जों को क्या होता है बनाया जाता है और उसको असेंबल करके एक फिनिश गुड में कन्वर्ट किया जाता है। इसको हम लोग असेंबलिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे समय के अभाव के कारण थोड़ा सा चीज़ों को हम लोग समझ लिए हैं। आगे के टॉपिक में हम लोग दोस्तों यहाँ पे आपके कॉमर्स की चीज़ों को देखेंगे।
तो यहाँ आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करते हैं चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। आज हम लोग दोस्तों यहाँ पे केवल बिजनेस को समझे हैं और बिजनेस के कुछ एलिमेंट्स हैं उनको समझे, और बिजनेस के जो आपके दो मुख्य तत्व होते हैं इंडस्ट्री और कॉमर्स, उसमें से हम लोग इंडस्ट्री को यहाँ समझ लिए हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर इस वीडियो को आप 2-3 बार देखेंगे तो चीज़ें आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा कीजिए दोस्तों, जैसे कि आपके जो भी एस्पिरेंट हैं उनको तक ये वीडियो पहुँच सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।